लिख लो भैया इनको। आंखें निकाल साफ करके कैसे डाल ओके नाम कैसे अरे नहीं सुना लगा तो मैंने तीन कैपिटल है जोहान्सबर्ग भी है और वो केपटाउन नहीं अरे एक और है अरे नहीं उसका जोहान्सबर्ग डरबन नहीं है जोहान्सबर्ग अब जोहान्स तीन है उसकी कैपिटल्स सोच ले एक देश की तीन कैपिटल जोहान्सबर्ग भी ये भी डिफरेंट मौका है प्रिटोरिया फ्रेंड ऑफ प्रिटोरिया प्लास्टर ऑफ पेरिस यूपी के पास वही यूपी की चीज़ बताऊं Recording in progress. जिस साइंटिस्ट ने उसका यूज करा था वो उस समय पेरिस की लेबोरेटरी में यूज करा था इसलिए उसको प्लास्टर बना तो पेरिस में करना है। पोलैंड उसे यूज करा था उधर पेरिस में कितने पानी का मार का वैसा बनती है CS about dot half H2 2H2 वो तो उसका होता है कि जिप्सम का होता है 2H2 तो हाफ H2 होता है आराम करते हैं उसके 400 600 तो वो डेड पॉइंट प्लास्टर बन जाता है याद है भैया ब्लीचिंग पाउडर के साथ जीजीबी से नहीं बनाया अभी बात समझ में अब अपन प्रोटीन की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात और करेंगे अंदर से देखने में कैसा होता है उसकी हम बात और करेंगे ये टाइप्स हो गए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अच्छा अपन ने SN1 SN2 नहीं पढ़ा ना डिटेल में हां ऊपर थोड़ा सर ने तो बताया होगा थोड़ा बहुत पढ़ा है ऊपर का पढ़ा मैंने डिटेल नहीं दिया ध्यान है ना एक क्वेश्चन आता है 12 बोर्ड में अक्सर एल्किल हैलाइड दिए रहते हैं 3-4 पूछते हैं कौन सा SN1 देगा कौन सा SN2 बस एक ही चीज ध्यान रखना सिंपल सी चीज टर्शरी एल्किल हैलाइड है टर्शरी तो समझते हो IUPAC BOC में पढ़ना पड़ा है 3 डिग्री करंट पे हैलोजन लगाओ अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड है तो SN1 देगा प्राइमरी है तो SN2 देगा ये बता बस ये क्वेश्चन है 4 स्ट्रक्चर बनेंगे 5 स्ट्रक्चर बनेंगी कौन सा SN1 देगा कौन सा SN2 देगा ये पूछा है सेकेंडरी दोनों दे सकता है मिक्सचर तो उसमें ये रहता है बल्कि ग्रुप जुड़ा है बड़ा ग्रुप टर्शरी भी बड़ी चीज होती है हां तो समझ जाओ बड़ी चीज मतलब SN1 और छोटा मॉलिक्यूल मतलब SN2 है ना तो और बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं सेकेंडरी वाले पे तो बेचारे को SN1 करना पड़ेगा बड़े ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो वो SN2 दे सकता है तीसरी बात अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एप्रोटिक ए मतलब नहीं प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन नहीं
हाइड्रोजन तो हो सकती है, H पॉजिटिव आयन देने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब फोन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ी। तो ऐसा अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2, और प्रोटिक सॉल्वेंट है, पानी है, तो SN1। ये बेसिक 2-3 बातें दिमाग में रखना है। और तो आएगा केवल इससे कौन SN1 देता है कौन SN2 देता है, तो मैंने 2-3 बातें एक्स्ट्रा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड के जुड़ने से। एग्जांपल क्या दिया मैंने, झालर, सीरीज, लाइट। तो एक झालर जो है सिर्फ एक, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड, बीच बीच में तार क्या है, वो पेप्टाइड बॉन्ड, यानी वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको बोलते हैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन इट, या it is a single polypeptide chain in which several amino acids are connected by peptide bonds। तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसको अपन कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पानी में नहीं घुलती, ये ध्यान रखना। फिर होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से 2 तरह की। नंबर ए, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स इन इट a spiral coil is formed by hydrogen bonds between amino acids of same polypeptide chain। अब समझ आपने झालरें डाल दी अपने मकान के बाहर, 25 झालरें लटका दी साइड बाय साइड। एक झालर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब थोड़ी हवा चली तो उसे झालरें हिली और वो झालर आपस में उलझ गई। अच्छा, आपस में उलझने में 2 तरीके, एक ही झालर का एक बल्ब तीसरे नंबर का बल्ब उसके 8वें नंबर के बल्ब से उलझ गए, जैसे कॉइल बन जाएगी। ऐसे कॉइल बनती चली जाएगी, 3-3, 4-4 बल्ब की दूरी पर बल्ब उलझते चले, वैसे कॉइल बन जाएगी। ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बगल वाली सीधी पड़ी है, उसके बगल वाली सीधी पड़ी है, ये अपने में उलझ गई एक ही चेन, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स।
और इसमें बी नंबर पे होती है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट in it amino acid molecules of side by side chains are bonded with हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब क्या हो, ये वाला केस नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो लिख लियो। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन लटकी हुई है, बगल में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन लटकी हुई है, बगल में तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन लटकी हुई है, ऐसे लटके आपस में उलझ जाए तो ये बन गया। अब लेकिन ऐसा होगी इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बिल्कुल तो नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, तो ये चेन थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी ऐसे, ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। दोनों में बॉन्ड नहीं बन रहा, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर एक मॉलिक्यूल छोड़ के फिर अट्रैक्शन हो गया मान लो, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इस तरह से अट्रैक्शन हो, मतलब इस तरह से शेप बने, इसको बोलते हैं प्लीटिंग, प्लीटेड। जैसे आपका इसका एग्जांपल, अक्सर जो कई अपन गैराज बनाते हैं तो उसके ऊपर एक सीमेंट की शीट डाल देते हैं, छत बनाने की बजाय सीमेंट की शीट डाल देते हैं, उसमें इस तरह से लहर बनी होती है, वो प्लीट्स कहलाते हैं। तो ऐसे प्लीट्स बन जाएंगे। या साड़ी में प्लेट डालते हैं, एक्चुअली प्लेट में तो प्लीट होती है, उस तरह से प्लीट्स बन गई साड़ी में, पर्दे में प्लीट्स होती हैं, ठीक है ना, तो उस तरह का शेप बन जाता है। अब चूंकि सेम चेन में नहीं हुआ, बगल वाले चेन में होता है, उसको अल्फा की जगह बोल दिया बीटा, तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ही कहलाता है इस तरह की, ठीक है। चूंकि थ्योरी नहीं आना, ऑब्जेक्टिव आना है, तो पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि बीटा प्लीटेड शीट इज एन एग्जांपल ऑफ, आंसर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस तरह से बात ठीक है। अब अगली होती है हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, हमारी होती है तीसरे नंबर पे टर्शरी स्ट्रक्चर। दिवाली गुजर गई, हो गई, अब क्या करते हो, लटकी रहती है, झाल रहे, उतार के गुच्छा बना देते, क्वाइलिंग कर देते। तो क्वाइलिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज हाइपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। हाइपर क्वाइल्ड, क्वाइलिंग कर, बोला इस तरह का गुच्छा बना दिया आपने, ये हो गया हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर एक और होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
It is hypercoiled structure with two or more types of polypeptide chains. भाई एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉइलिंग हुई तो टर्शियरी, दो तीन तरह की हो गई, आपने हरे रंग वाली सीरीज कॉइल करके रख दी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब हरी लाल पीली सब मिला के कॉइल करके रख दी तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सॉल्युबल होते हैं और फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल मतलब कोई भी प्रोटीन अपना जो काम करता है, जैसे एंजाइम डाइजेशन करते हैं तो तब करेंगे जब वो टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अगर प्राइमरी या सेकेंडरी में पहुंच गया तो बेकार हो जाता है, तो किसी काम की नहीं है, तो ध्यान रखना। खाना दोगे तब तो चाट ये सब क्या अरे यार वो चल रहा है यार पीसीआर तो हो गया, ये प्रोटीन की बात हुई। अब इसमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है प्रोटीन में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। When a protein molecule in tertiary or quaternary structure, जब प्रोटीन टर्शियरी में हो या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, इज हीटेड, उसे आप गर्म करते हैं, और एडेड विद एसिड, बेस और सॉल्ट और हैवी मेटल्स, देन its structure uncoils। uncoils मतलब कॉइलिंग जो हुई थी, गुच्छा खुल गया, uncoils and becomes primary structure। गुच्छा खुल के प्राइमरी हो जाती है, वापस अगली दिवाली आगे वैसा गुच्छा खुल के फिर से सीरीज टाइम हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कन्वर्ट होती रहती है। हाँ, गर्म करने पे खुल गई। अब अगर ये प्राइमरी हो गई तो पहले टर्शियरी थी तो सॉल्युबल थी, अब प्राइमरी हो तो कैसे हो जाएगी, इनसॉल्युबल, दूसरे फंक्शन खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा ये। एज अ रिजल्ट प्रोटीन बिकम्स नॉन फंक्शनल, किसी काम का नहीं रहता, एंड प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है।
दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध से दही जमाना या उसको दूध को नींबू मिला के फाड़ देना, ये क्या होता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वो प्रोसेस यही होती है। बॉइलिंग ऑफ एग, अंडा उबालते हैं तो भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर खुल के प्राइमरी हो जाती है, इसलिए कहते हैं उसकी एंट्रोपी बढ़ गई टर्शियरी से प्राइमरी। आमतौर पर लिक्विड से सॉलिड होना मतलब एंट्रोपी घटना माना जाता है, और ये एंट्रोपी बढ़ना होता है। बॉइलिंग एक्सेप्शन आपने जब थर्मोडायनामिक्स में बात करी थी। हो गया? चलिए, अब मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी की किताब लेकर आना, उम्मीद है लाए होंगे, या जो लोग घर पे बैठे हैं उनसे एनसीईआरटी की किताब घर में खोल सकते हैं हमको। तो अगर एनसीईआरटी की बुक में अगर आप पेज नंबर 420 पे जाए, 420 है, उसमें प्रोटीन्स हेडिंग करेंगे, और उसके नीचे अमीनो एसिड लिखा है, पार्ट 2 में है वो, एनसीईआरटी के पार्ट 2 में। कोई बात नहीं, तो उसमें आपके अमीनो एसिड्स का एक टेबल बना हुआ है, सारे अमीनो एसिड्स के नाम दिए, उनमें जिन पे स्टार लगा वो एसेंशियल अमीनो एसिड, कैसे हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड, जिन पे स्टार लगा, और जिन पे स्टार नहीं वो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो खाने के साथ खाना जरूरी है, और तो उनके नाम याद करने जरूरी नहीं, पर एक बार सबके नाम जरूर पढ़ना। और अमीनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे वैलिन है तो वैलिन का शॉर्ट फॉर्म VAL, उसके नाम के शुरू के 3 लेटर्स ले लें, है ना। मेथियोनिन है तो MET ऐसे नाम चलते हैं, फिनाइल एलानिन है तो PHE ऐसा करके नाम चला, समझा गई? अच्छा, फिर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन तो वो भी अपन पढ़ चुके हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, उसके बाद एसिडिक, बेसिक, ये सारी बात हम कर चुके हैं। एक इसमें डीएल कन्फिगरेशन दिया अमीनो एसिड का, वो थोड़ी देर बाद समझना, मुझे कार्बोहाइड्रेट काम होता है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यह भी अपन ने बात करी। प्राइमरी, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे डायग्राम बताएंगे। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात की गई है अगले पेज पे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है पेज नंबर आपके 425 तक है। उसके बाद उसमें एंजाइम के बारे में बताएंगे। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं जो फूड डाइजेस्ट करते हैं। 2-4 एंजाइम शायद आपको पता होंगे। प्रोटीन कौन सा एंजाइम पचाता है? कभी 9-10 में पढ़ा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। हाँ, स्टमक में निकलता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, वो खान प्रोटीन पचाता है। मुंह में निकलता है टाइलिन या एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च को पचाता है। सलाइवा में थायरोक्सिन मतलब हार्मोन है, मैं एंजाइम कह रहा हूं, है ना। तो ऐसे एक आध दो एंजाइम हो सकता है, मुझे मेरे ख्याल से तो कभी आया नहीं, तो अभी भी नहीं आएगा। फिर विटामिन दिए, जो मैं बता रहा था, विटामिन का एक चार्ट, कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है बताया। तो विटामिन का चार्ट आपके एनसीईआरटी में ही बना हुआ है, तो उसको आप याद कर सकते हैं। उसमें कमी है बस इस चार्ट में कि विटामिन डी का केमिकल नेम नहीं दिया। सर आप बता दो। तो विटामिन डी का नहीं दिया, ई का नहीं दिया और के का नहीं दिया। B12 भी नहीं दिया, B12 का भी नहीं दिया, नहीं दिया, ए भी नहीं दिया, क्या बात है, नहीं दिया। E A A B12 C E K क्या नाम दिया। चलो, तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल, B1 तो थियामिन,
देखो मैंने कहा था ना थायमिन अपना वो था आरएनए डीएनए में, ये थियामिन तो THY था THI है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन और विटामिन B12 ये तो बहुत फेमस है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है किस विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, साइनोकोबालामाइन यानी B12। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, तो क्या है विटामिन ई, ये भी नहीं दिया, ये होता है टोकोफेरॉल, फिर के ये होता है फिलोक्विनोन, इनके नाम होते हैं। इसके बाद इसमें डीएनए आरएनए की बात की गई, तो डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर्स भी बनी है, और स्ट्रक्चर्स मतलब स्ट्रक्चर और राइबोज डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर्स बनी है, वो तो खैर नहीं आएंगे आपको एग्जाम में। एडेनिन, ग्वानिन, सिस्टीन, थायमिन, यूरोनिन, यूरेसिल सबकी स्ट्रक्चर्स बनी है। फिर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बताया गया है, वो अपन सीख चुके हैं। अच्छा डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, वो बनी है आपके पेज नंबर 429 पे, डायग्राम नंबर 14.7, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो जी और सी लिखा है, गुआनिन और साइटोसिन, ए और टी लिखा है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान रखें गुआनिन से हमेशा साइटोसिन ही जुड़ सकता है और एडेनिन से हमेशा थायमिन ही जुड़ सकता है। तीन बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पूछते हैं कि एडेनिन से कौन जुड़ता है, आंसर थायमिन, डीएनए। और आरएनए होगा तो एडेनिन में थायमिन की जगह यूरेसिल जुड़ेगा। ये फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारी बातें होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में एक चीज रह गई है, कार्बोहाइड्रेट, जो शुरू में दिया है चैप्टर के पेज नंबर 1 पे। कार्बोहाइड्रेट की चर्चा अपन करें। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, डीएनए आरएनए हो गए, अब कार्बोहाइड्रेट। हाँ क्या पूछ रहे हैं, इसकी कार्बोहाइड्रेट की पूरी चीज तो हमारे को। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे अगले बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट मतलब पानी जुड़ा हुआ, ये पुरानी डेफिनेशन है। कार्बन के हाइड्रेट मतलब CH2O होल वाट, ऐसा फार्मूला रखने वाले कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे पुराने के। लेकिन कई बार H2O का होल मल्टीपल नहीं मिलता था, बाद में ऐसे कार्बोहाइड्रेट मिलते, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज तो ठीक है C6H2O होल 6, देख लो C6H2O होल 6 बन जाएगा, अपना राइबोज भी बन जाएगा, लेकिन डीऑक्सीराइबोज नहीं बनेगा, उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। तो आज की डेट में डेफिनेशन क्या चलती है, मॉडर्न डेफिनेशन, these are polyhydroxy
एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। आज की डेट में कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो और गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस कराते या तो वो खुद में हो ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाए आपको पानी से रिएक्शन कराने के बाद, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए। तो ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो हाइड्रोक्सी और एक एल्डिहाइड ग्रुप CH या एक कीटोन, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहलाते हैं। जैसे आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अपन ने कई बार बनाई हुई है स्ट्रक्चर। तो देखो ना इसके अंदर 1 2 3 4 5 OH है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया ना हमारे जो ग्लूकोज है, सीधी सी कहानी। ये हमारे कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब जैसे ये देखो क्या ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं? यस सर। हाँ, एक से ज्यादा OH है ना, 2 OH है और एक एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये दुनिया का सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, स्मॉलेस्ट शुगर। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं, मीठे होते हैं जो स्मॉलेस्ट शुगर है, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। और इसी का भाई है, इसका आइसोमर होता है ये भी 3 कार्बन है। 3 से कार्बन से कम का नहीं होता कोई कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन से कम का नहीं हो सकता। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसका नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आप हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते, इनको और नहीं तोड़ सकते, और छोटा नहीं कर सकते पानी से रिएक्शन करा। और जिन कार्बोहाइड्रेट्स को और छोटा नहीं कर सकते पानी से रिएक्शन करा के, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, हटा दो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सबसे छोटा एल्डिहाइड्स, सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट जो है 3 कार्बन वाले, इनमें से इसमें और इसमें, इन दोनों से किस में किराल कार्बन दिख रहा है? कायरल कार्बन किस में दिख रहा है? दिख रहा है? किसी में भी नहीं है। इसमें है कायरल ऊपर वाले ये अच्छा एक इस पर OH, इस पर H, इस पर CH और एक पर CH2। ये कायरल कार्बन वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ग्लिसरल्डिहाइड। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जो ऑप्टिकली एक्टिव है कौन होता है? ग्लिसरल्डिहाइड। ये नहीं होता डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इससे इस बात को लेकर एक चीज शुरू की गई थी बाद में, जिसको कहते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन। क्या? DL
कन्फिगुरेशन। ये एक तरह का रिलेटिव कन्फिगुरेशन है। ये क्या चीज होती है रिलेटिव कन्फिगुरेशन? रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन। अभी देखिए क्या इसमें ये कायरल कार्बन और उसके नीचे वाला कार्बन ये, तो क्या करते हैं, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है मैंने बोला, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसको मिरर में देखोगे शीशे में तो ये ऐसा दिखाई देगा। लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, H लेफ्ट पे तो राइट पे दिखेगा, OH राइट पे तो लेफ्ट पे दिखेगा। इनमें से ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड लीवो रोटेटरी होता है। अच्छा, डेक्स्ट्रो और लीवो को स्मॉल डी और स्मॉल एल से दिखाया जाता है। आप ध्यान दें, मैंने स्मॉल डी एल कन्फिगरेशन नहीं लिखा, कैपिटल डी कैपिटल एल लिखा। ये क्या चक्कर है, ये डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है, नो दिस इज नॉट डेक्स्ट्रो लीवो। इसके अलावा जो शुगर्स है, इससे ज्यादा कार्बन वाले जितने भी शुगर है, शुगर लाखों कार्बन की भी हो सकते हैं, 6 कार्बन का तो ये लिख रहा है सामने। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इनमें जो उसका सबसे नीचे वाला कार्बन है, मोस्ट या लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, जो इसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके अगला जो ऊपर चिराल कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन का कन्फिगरेशन जरा चेक करें। इस वाले अगर आप देखें तो ये कन्फिगरेशन डी वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिल रहा है कि एल वाले से? डी वाले से। इसका सिस्टम किससे मैच कर रहा है? डी वाले से। इसमें दोनों OH राइट पे है तो डी वाले में दोनों OH राइट पे होते हैं। एल वाले में नीचे वाला OH राइट पे होता है, ऊपर वाला लेफ्ट पे होता है। तो अगर नीचे से फर्स्ट वाला जो, नीचे से सेकंड कार्बन ले लो, पर कायरल में नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन जो है उसका कन्फिगरेशन अगर डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता है तो इस ग्लूकोज को है, तो ग्लूकोज, तो इसका नाम होगा डी ग्लूकोज। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी, वो आगे लिखा जाएगा और ये डेक्स्ट्रो नहीं है। डेक्स्ट्रो लीवो बताने के लिए इसके आगे प्लस या माइनस का साइन लगा, अगर प्लस का साइन लगाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस का लगाया तो लीवो। मैंने लिखा माइनस। इसमें पता कैसे पड़ेगा? अजी क्या सर पता कैसे पड़ेगा कि डेक्स्ट्रो है कि लीवो है? ये स्ट्रक्चर देख के ना मैं बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं, ना भगवान बता सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पता किया जाता है। इस ग्लूकोज के कांच की ट्यूब में भरेंगे तो उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट गुजारते हैं, लाइट होती है प्लेन पोलराइज। अगर वो क्लॉकवाइज घूम गई तो डेक्स्ट्रो है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो वो लीवो। तो ये ऐसे नहीं बता सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटली होता है। तो मैं बता दूं उसके आगे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। कुल मिलाकर ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्योंकि इसका कन्फिगरेशन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है। हम जनरली डेली लाइफ में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो मोस्टली डी होते हैं, और जितने भी अमीनो एसिड्स खाते हैं वो एल होते हैं। अमीनो एसिड में OH ग्रुप होता नहीं, उसमें NH2 ग्रुप देखते हैं। NH2 ग्रुप राइट पर है, राइट साइड पे, तो डी है, और NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो कैसा है? एल। मोस्टली अमीनो एसिड का कन्फिगरेशन क्या होता है? एल। और कार्बोहाइड्रेट्स का कैसा होता है? डी। डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं उनकी बात कर रहे होते तो दोनों। तो ये रिलेटिव कन्फिगरेशन है। तो इसमें क्या लिखना था? इसमें लिखना है रिलेटिव कन्फिगरेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और ये एग्जांपल कर सकते हैं आप। ये हमारा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज में आता है एल अमीनो एसिड, डी ग्लूकोज में आता है अमीनो एसिड एल में। हम जो डेली लाइफ में मिलते हैं वो, वरना डी अमीनो एसिड भी मिलेगा और एल ग्लूकोज भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो जनरली प्रेजेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं।
जैसे आपने फोटोइलेक्ट्रिक चैप्टर तक समझाया था, तो उसमें लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो मिलता है, और जब इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी लेके तो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा नहीं। अकेले एटम के लिए बात होती है बेटा, जब अपन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाते हैं तो अपन किस में बात करते हैं, जब हम अकेले सेपरेट एटम्स को हीट एनर्जी दे रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन आपको शायद पता है कि अगर हम एनर्जी ज्यादा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा, बल्कि एटम को छोड़ के चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा रहे हैं तो अपन एनर्जी ज्यादा नहीं दे रहे होते, थोड़ी दे रहे होते, जिससे इलेक्ट्रॉन अगली कुछ ऑर्बिट्स में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल के वो H पॉजिटिव आयन बचेंगे उसके अंदर क्लास में, ऐसा होता है। अब मेटल के अंदर हम एनर्जी खूब सारी डालते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, डीएल कन्फिगरेशन समझ में आया? अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनका भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मित्र? हाइड्रोलाइसिस के बेसिस। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। तो इसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर, शक्कर, ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है। दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब थोड़े से, फ्यू शुगर्स। और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली यानी बहुत सारे। मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जिनकी आप हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते, which are not hydrolyzed। और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है। पॉलीसैकेराइड्स की भी हाइड्रोलाइसिस होती है। तो ट्रेन में क्या फर्क रहेगा? दोनों की हाइड्रोलाइसिस होती है, आप बोल रहे हो। तो अब सुनो, हाइड्रोलाइज होती है इनकी हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। देखो भाई, ये जो मोनोसैकेराइड है इनके जुड़ने से ही ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनते हैं। 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड अगर जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? वो ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब थोड़े से, बहुत सारे जुड़ेंगे 10 से ज्यादा, 100 करोड़ 10 करोड़, तो कहलाएंगे पॉलीसैकेराइड। तो इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, इनकी भी हो जाएगी, पर इनकी हाइड्रोलाइसिस से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। और हाइड्रोलाइज और इनकी करोगे, दे विल हाइड्रोलाइज टू गिव मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। इनके हाइड्रोलाइसिस से हजारों लाखों मोनोसैकेराइड भी मिल सकते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड जो हैं वो फिर से डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड समझे? डाई यानी 2,
बच्चा कह रहा था मुझे बना लियो, उसके साथ बोले क्या तेरी बहन का काम नहीं आया पैसा अबे वो तो मेरी बच्ची तैयारी उसका फॉलो कर तैयारी हो फूड गुड्डा क्लब मार्क्स देख के नहीं ऊपर देखिए तो प्रेस जीरो लिख के आ रहा है चार्ज नहीं है वो खाना क्यों नहीं किया इसको तो खा गया आंटी को दो रोटी दी इसको दे दो चल खा गया तो अच्छा मानता है इसको रोटी देता है बस ऐसे मारा लगे कर दिया मतलब मार के मेरे पूछ रहा है लगी कि नहीं ये देख बंदा मतलब हाथ पैर को डाल नहीं लगी प्रयोग करके खाले कर दे खाले मेरी मदद करने की वजह आप मदद भी तो कर रहे हो मेरा बराबर नहीं ना पेन तो डाले लगा दो कब की तेरा पेन तो डाले लगा दो इसको ही डालो ऐसे डीप लिख रहा है वही मैंने कही एक दिन मारा था मैंने पीछे देखा इसको बी के कारण तो बैटरी कम नहीं हो रहा समझ में आया तो मैं तुम लोगों को सूचित कर रहा हूँ जल्दी गलती मिला कोई मैंने इससे पूछा अगर तेरे को कोई मारने आएगा तो क्या करेगा किसको बुलाएगा जो डिफरेंशिएट करने बैठेगा कि अगर तेज मेरे से कम का आएगा तो मैं पीट दूंगा मैंने बोली अगर हाइट में डबल आ गया एज तेरे से कम है तो तुझे नहीं पीट देगा हेलो रिकॉर्डिंग कर लीजिए बैठ जा सर आने वाले हैं अब क्या होगा गए थोड़ी है फोन लगाए यहाँ जो आएंगे पानी क्या तब तक से दे देंगे चाचा ले आ गए पानी पीने जा रहा था चलो डाइसेक्राइड हो गया ऐसे अगर तीन जुड़े होंगे तो डाइसेक्राइड्स हो जाएंगे 4 पे टेट्रा 5 पे पेंटा 10 तक जाएंगे डेकासेक्राइड अच्छा मोनोसेक्राइड तो अकेला मॉलिक्यूल होता है लेकिन इनमें कार्बन एटम भी की गिनती इनफाइनाइट नहीं हो सकती मोनोसेक्राइड मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन के हो सकते हैं 3 कार्बन वाले अभी दिखाए थे मैंने आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसिड सबसे छोटे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 7 कार्बन अब सुनो डाइसेक्राइड कैसे बनेगा सुनना मेरी बात 2 3 कार्बन के मोनोसेक्राइड जोड़ के भी बना सकते हैं एक 3 का एक 4 का एक 5 का एक 3 का एक 5 का 4 का 2 6 के एक 6 का 5 का 2 7 के एक 7 का एक 4 का कैसे भी करके बना सकते डाइसेक्राइड ऐसे ट्राइसेक्राइड में 3 ले सकते कोई सा ले सकते इनमें 3 से 7 कार्बन तक के होते हैं तो उसके बेसिस पे इनके नाम चलते हैं इनके नाम ओस करके चलते हैं जैसे 3 कार्बन का है तो ट्राइओस 4 कार्बन का है तो टेट्रोस 5 कार्बन का है तो पेंटोस 6 कार्बन का है तो हेक्सोज शुगर कहलाती है और 7 कार्बन का है तो हेप्टोज शुगर कहलाती है हेक्सोज शुगर के एग्जांपल आपके पास हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये तीनों 6 कार्बन के होते हैं तीनों का फार्मूला C6H12O6 होता है 5 कार्बन वाले भी याद आ रहे होंगे आपको अभी ताजा पढ़ाया हमने पिछली क्लास में राइबोज डी ऑक्सी राइबोज ट्राइओज में भी दिखाए थे ग्लिसरॉल्डिहाइड
वैसे और भी हो सकते हैं ये। तो ये इनका हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि हाइड्रोलाइसिस होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद। अब इसकी आगे की डिटेल, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन मेथड लैब में, केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की पढ़नी है केवल, तो वो अपन देखते हैं अगले लेक्चर में, फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ के आना, कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। क्या फीडबैक नहीं हुआ ये हो मान लीजिए कि जो कि शुरू हो गए पहले मैंने किसी उससे सुना, इससे क्या था, आगे से ही सुना, ये कह रहे थे रिचार्ज महंगे हो गए हैं। मैंने बोली किस कंपनी का है, 40 का होगा शायद एयरटेल का, कल वो करा दिया 26 तारीख को हो जाएगा। जियो से पूछ रहा हूं, जियो पे भी होगी, जियो का भी होगा, मेरी जियो वाली पे, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम नहीं आ पा रहा ना, इसलिए आप स्पेक्ट्रम जियो इनका 4G जैसे चल रहा है, 5G लाने चाहिए, जियो पे बहुत सही चल रहा है जियो का, जियो की सर्विस बहुत खराब है पूरे इंडिया में। अभी तक वो नहीं हुआ, पूरा इंडिया जब इंप्रूव कर रहा है ना, अभी ये अंडमान को आप मुझे तारे बिछाने में लगे समुद्र में, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। शुरू शुरू हो जा रहे हो, बना तो 2 मिनट में। अभी देख सर कब आएंगे, जब अंदर चले आएंगे, जैसे तू अच्छे बैठे आगे आगे इधर ही आएंगे क्या सर? आएगा कोई आएगा, आजा। अरे इसी रूम में पढ़ाएंगे क्या सर? हाँ इसी रूम पे पढ़ाएंगे, बैठा रहे। कब आ रहा है? मैं नहीं आ रहा। क्यों? होम सिक हूँ मैं। दिवाली की बात कर रहा था, आऊंगा। अभी दिवाली का बोर्ड है, अभी बोर्ड। अच्छा बोर्ड की बात की थी तूने? हाँ वाह आगे वाह। आवाज में 10 मारो का कोई भाग के बैठा, बातचीत कर ले लोगों को। ऐसा है वो बैठा ले, आ नहीं रहा, वो बोल रहा बोर्ड के बाद आ रहा, बोर्ड के बाद ये ले आ रहा, कभी 10 साल की शुरू हो जाएगी। बोर्ड के बाद फिर मेंस होगा ना। मार्च में मेंस, तो मेंस के बाद फिर एडवांस होगा, फिर देखेंगे। दोबारा से स्टार्ट करनी है, इसी में एडवांस में नाम फालतू फालके जो है। और आगे एक बात बता, सुन तो, बोल बोल। सुन रहा है? नहीं पता ही नहीं है खाना। सुन रहा? बोलना। सुन रहा है? जब मैंने तेरा पहली बार नाम बनाता था तो मेरे को लगा था भाग्य यार में रहता है, तो ग्वालियर में नहीं है। मैं तो ये रोगी आपकी फिजिक्स हो गया भाई। यस सर। खूब बेहोश भाग्य। इन लोगों की बातें भी रिकॉर्ड Recording